ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और मनी में यात्रा की तैयारियां भी आपकी चल रही होंगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मनी में कैलाश यात्रा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले मनी में यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद कैसे पहुंचे, कहाँ रहें, कितना खर्चा आएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। क्या आपने रास्ते में लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना, किन को जाना चाहिए, किन को नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको कोई भी जानकारी मिलने से रह ना जाए। और आप मेरी वीडियो देख कर जाओगे तो आपको रास्ते में 1% भी ट्रबल नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं मणि महेश कैलाश यात्रा के बारे में बताता हूँ। जो पंच कैलाश हैं उसमें ये भी आता है मणि महेश कैलाश। कैलाश वो पर्वत होता है जहाँ पर भोले बाबा का निवास स्थान होता है। और सबसे मेन हम कैलाश मानसरोवर को मानते हैं। उसके बाद 4 कैलाश और आते हैं: श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश, आदि कैलाश और मणि महेश कैलाश। तो इसलिए इस स्थान का हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो जो एक कैलाश पर्वत यहाँ पे बना हुआ है, भोले बाबा यहाँ पर माता पार्वती से शादी करने के बाद यहाँ पर आकर विराजे थे। तब से यह स्थान पंच कैलाश में गिना जाने लगा और इसको मणि महेश कैलाश भी कहा जाने का एक रीज़न है। यहाँ पर मणि दर्शन होते हैं। जो मणि होती है, जो कैलाश पर्वत बना हुआ है, उसकी बैक साइड पर सुबह सुबह कुछ सेकंड्स के लिए मणि के दर्शन होते हैं। तो इसलिए इसे मणि महेश कैलाश बोला जाता है। माना जाता है कई श्रद्धालुओं को जब मणि के दर्शन होते हैं सुबह सुबह, तो उसके साथ साथ वहाँ पर जो कैलाश पर्वत है उस पर ओम का साइन भी बनकर आता है। तो वो बहुत ही कर्मों वाले होते हैं जिनको ये दोनों के दर्शन होते हैं, क्योंकि मौसम वहाँ पे खराब रहता है तो इस वजह से। और सुबह कुछ सेकंड्स के लिए, 2-3 सेकंड के लिए मणि उदय होती है। तो उस दौरान अगर आपकी आंखें मणि की ओर हैं तो आपको दर्शन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और आपको बता दूं, जो सुबह 6 बजे के करीब जब सूर्य उदय होता है, तब उससे जस्ट कुछ सेकंड पहले ही मणि दर्शन होते हैं। और मणि दर्शन का टाइम 2 से 3 सेकंड का है। तो इसके हिसाब से आपने सुबह वहाँ पे तैयार रहना है। आपकी आंखें सिर्फ वहाँ पे कैलाश पर्वत पे होनी चाहिए ताकि सूर्य उदय से पहले, अगर मौसम साफ है, तो वहाँ पे मणि निकले और आप बिल्कुल उसको देख रहे हो और आपको मणि दर्शन हो जाए। तो ये तो मणि दर्शन की बात होगी। इसके अलावा वहाँ पे गौरीकुंड बना हुआ है जहाँ पर माता पार्वती नहाया करती थी। तो जो लेडीज हैं वहाँ पर ही स्नान करती हैं। और जेंट्स लोगों के नहाने के लिए वहाँ पे शिव करोत्री बना हुआ है, जिसे शिव कुंड भी बोलते हैं और डल लेक भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको मैंने अब मणि महेश कैलाश के बारे में बता दिया। तो आपको ये बताना चाहूँगा, जो मणि महेश कैलाश है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आपको भरमौर आना पड़ेगा, जो कि चंबा शहर से मुश्किल से 60-65 किलोमीटर के करीब दूर है। और वहाँ से अगला स्थान है 12 किलोमीटर आगे, जिसे हडसर बोला जाता है। तो हडसर से पैदल यात्रा मणि महेश कैलाश की स्टार्ट होती है। तो आपने इसके हिसाब से यहाँ पर पहुँचना है। अब आपको ये बताता हूँ यहाँ पर पहुँचना कैसे है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट या ट्रेन नहीं आती। यहाँ पर बाय रोड ही पहुँचा जा सकता है। तो बाय रोड आप यहाँ पर बसों के थ्रू, टैक्सी के थ्रू या अपनी गाड़ी के थ्रू इजीली पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो चंबा से आगे भरमौर तक का रास्ता है वो सिंगल रास्ता है। वहाँ पे अगर आप थोड़े से कम अच्छे ड्राइवर हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब आपको मैं बताता हूँ, अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो आपको घग्गल एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि भरमौर से 150 से 200 किलोमीटर के करीब दूर है। और वहाँ पहुँच जाएंगे आप। वहाँ से आगे आप टैक्सी में भी आ सकते हैं डायरेक्ट भरमौर। और उसके अलावा वहाँ से आपको बसेस भी मिल जाएंगी चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए, जहाँ से आगे आपने भरमौर के लिए टैक्सी या बस ले लेनी है। और उससे आगे फिर आप टैक्सी या बस से हडसर पहुँच सकते हो, जहाँ से आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अपनी कार से आ रहे हो या आप ट्रेन से आ रहे हो, चाहे आप बस से आ रहे हो, तो आपको पठानकोट कैंट आना ही पड़ेगा। यहाँ से ही रास्ता कटता है आगे हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट की ओर, जहाँ से आप आगे अपनी मंजिल भरमौर हडसर की ओर जाओगे। तो आपने सबसे पहले पठानकोट कैंट पहुँचना है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो पठानकोट कैंट आएगा, वहाँ से आपने उतरना है, वहाँ से आगे बस लेनी है। आपको डायरेक्ट बस भरमौर के लिए या हडसर के लिए नहीं मिलेगी, तो आपको बसेस चेंज करके पहुँचना पड़ेगा।
इसके लिए आपने जो सबसे पहली बस लेनी है वो आपने कोशिश करनी है, अगर आपको चंबा की मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, मगर चंबा की बसें बहुत कम चलती हैं। इसलिए अगर चंबा की बस आपको नहीं मिली तो आपको मिलेगी बनीखेत की बस या फिर डलहौजी की बस। आपने बनीखेत या डलहौजी जहाँ की बस मिलती है वो ले लेनी है और आपने पहुँच जाना है बनीखेत या डलहौजी। और उसके बाद जहाँ की भी आपको बस मिली है वहाँ से आपने आगे लेनी है चंबा के लिए बस। तो आपने वहाँ से चंबा के लिए बस लेकर पहुँच जाना है चंबा डिस्ट्रिक्ट। और फिर चंबा से आपको आगे भरमौर के लिए बसेस भी मिल जाएंगी, वहाँ पे शेयर टैक्सीज भी चलती हैं। तो आप चाहे शेयर टैक्सीज ले लें या बसेस ले लें। बसों की गिनती थोड़ी लिमिटेड रहती है क्योंकि वो टाइम इंटरवल पे चलती हैं, मगर जो वहाँ पे शेयर टैक्सीज है वो कंटिन्यूज मिलती रहती हैं। तो आप उसके हिसाब से अगर बस मिलती है तो बस या शेयर टैक्सी से आप भरमौर पहुँच सकते हैं। तो आपने यहाँ से भरमौर पहुँच जाना है और आगे फिर भरमौर से आगे हडसर जाना है आपने। तो हडसर जाने के लिए आपको फिर आगे बसेस भी चलती हैं और टैक्सी भी चलती हैं जो शेयर्ड में आपको मिल जाएंगी। तो आप आगे फिर ऐसे ही शेयर टैक्सी या फिर बस में आगे हडसर तक जा सकते हो, जहाँ से आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप बस से आ रहे हो, ऑल इंडिया से कहीं से भी आ रहे हो, तो आपने जो जम्मू की ओर बसें जाती हैं वो बस लेनी है। जैसे सपोज करो आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली से आपको जम्मू जाने वाली बसेस आराम से मिल जाएंगी, जो आपको रास्ते में पठानकोट कैंट उतार देंगी। और वहाँ से आपने आगे बसेस का रूट सेम ही रहेगा जो ट्रेन का रहेगा, वही आपने बसेस लेनी है। आपने चंबा डिस्ट्रिक्ट होते हुए आपने पहुँच जाना है भरमौर, जहाँ से आपने हडसर आगे पहुँच जाओगे और पैदल यात्रा आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हो तब भी आपको पठानकोट कैंट तो आना ही पड़ेगा। उसके बाद सेम रास्ता रहेगा, आपने डलहौजी के साइड से होते हुए आपने चंबा डिस्ट्रिक्ट पार करना है और फिर आपने भरमौर पहुंचते हुए आगे हडसर तक आपकी गाड़ी चली जाएगी और आपने हडसर पर गाड़ी अपनी पार करके पैदल यात्रा स्टार्ट कर देनी है। और आपको बताना चाहूँगा, हडसर में कोई भी पार्किंग व्यवस्था नहीं है, ओपन पार्किंग है। आपको जहाँ पर भी जगह मिलती है सड़क के साइडों पर, तो आप किसी साइड पर भी अपनी गाड़ी लगा सकते हो और पैदल यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया आपने पहुंचना कैसे है, इसके बारे में आपको बता दिया। अब आपको बताता हूँ आपने रहना कहाँ पर है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको भरमौर आएगा। अब आपकी मर्जी है आप कहाँ पर नाइट स्टे करना चाहते हैं। आप भरमौर में भी नाइट स्टे कर सकते हैं, आप हडसर में भी नाइट स्टे कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जो भरमौर है वो एक काफ़ी विकसित सिटी टाइप बन गया है। तो वहाँ पर आपको रहने के लिए बहुत सारे होटल्स, महंगे सस्ते हर तरह के होटल्स मिल जाएंगे, जो आपको 500-700 पर रूम से स्टार्ट हो जाएंगे और 1500 2000 और इससे महंगे होते रहेंगे। तो आप इसके हिसाब से रूम ले सकते हो। अगर आप कहते हो हमने नहीं भरमौर नहीं रहना, हम सीधा हडसर पहुंच के रहेंगे और अगले दिन मॉर्निंग में ही यात्रा स्टार्ट कर देंगे सुबह 4-5 बजे, तो आप हडसर जाकर रह सकते हैं। तो हडसर में भी आपको रहने के लिए रूम मिल जाएंगे। वहाँ पे जो रूम है पर पर्सन के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, जैसे 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से एवरेज रेट रहता है। हडसर है वहाँ से जो मनी महेश की चढ़ाई है वो 13 से 14 किलोमीटर के करीब है। तो हडसर से एक दिन की यात्रा ही मानी जाती है वैसे पैदल, कि जो पर्सन है एक दिन में ऊपर गौरीकुंड या फिर शिव करोत्री वहाँ पर पहुँच जाता है। तो आपने वहाँ पे रहना है। आपको वहाँ भी 300 से 400 रुपये पर पर्सन के को रहने के लिए नाइट स्टे टेंट मिल जाएगा। वहाँ पर रहने को आपको टेंट मिलेंगे रास्ते में, मगर सबके चलने की समर्था अलग अलग होती है। तो रास्ते में कई पड़ाव बने हुए हैं रहने के लिए। जो सबसे पहले आता है धांशो आता है, और उसके बाद अगर आप धांशो क्रॉस कर लेते हो मगर आप गौरीकुंड नहीं पहुंच पाते, और उससे पहले आता है सुंदरासी, तो आप सुंदरासी में भी रुक सकते हैं। आपको कहना चाहूँगा अगर आप मणि दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 100% यही बेस्ट रहेगा कि आप गौरीकुंड में रहें या फिर शिव करोत्री में रहें। दोनों में से किसी जगह में भी रहेंगे तो आपको अगले दिन मॉर्निंग में मणि दर्शन हो सकते हैं। तो इसलिए आपको यहीं पर रहना प्रेफरेंस अपनी रखनी चाहिए। वहाँ के बाद आपने फिर से वापस ऐसे ही आ जाना है अगले दिन। एक दिन में उतराई आप उतर जाओगे। हडसर पहुँच के आपने नाइट स्टे करना है। अगर आप हडसर नहीं रहना चाहते तो आप भरमौर में जाकर भी अपना होटल ले सकते हो। वहाँ से अगले दिन आपकी वापसी की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह आपको रहने के लिए ये अरेंजमेंट मिलने वाले हैं। अब आपको बताता हूँ आपको मणिमहेश यात्रा पे जाना कब चाहिए। जो मणिमहेश यात्रा है आप साल में जब मर्जी यहाँ पर जा सकते हैं, आपको कोई भी पूरा साल नहीं रोकेगा। बस ये है सर्दियों में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो यात्री जाते नहीं हैं। यात्री ज़्यादा जो पसंद करते हैं जाना अप्रैल मई के बाद जाना स्टार्ट करते हैं और नवंबर तक जाते रहते हैं। तो इसी हिसाब से आप लगा लीजिए कि मार्च अप्रैल से लेकर नवंबर तक यहाँ पहुँचने का सबसे बेस्ट समय रहता है। मगर जो बेस्ट से बेस्ट समय होता है वो तभी रहता है जब यात्रा स्टार्ट हुई होती है। वो किस लिए? क्योंकि जब ये यात्रा चल रही होती है ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से,
तब आपको रास्ते में हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। आपको रास्ते में बहुत सारे लंगर मिलेंगे, घोड़ा, पालकी, पिट्ठू की सर्विस मिलेगी और आपको हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी भी यहाँ पर यात्रा के ऑफिशियल दिनों में मिल जाएगी। मगर अगर आप ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल डेट्स के बिना जाओगे तो आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको रहने के लिए भी कोई टेंट वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। आपको अपना सारा सामान टेंट वगैरह आप खुद कैरी करना पड़ेगा और इसके अलावा आपको खाने पीने के लिए भी अपना सारा अरेंजमेंट खुद ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो होता है कृष्ण अष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक यात्रा गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल होती है। 2022 में 19 जो अगस्त है उसको कृष्ण जन्माष्टमी है, तो तब से मणिमहेश यात्रा स्टार्ट हो रही है और वो चलेगी 2 सितंबर तक, जिस दिन राधा अष्टमी है। मगर हर साल की तरह इस साल भी जो यात्रा वो रखड़ी के अगले दिन से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम यात्रा कब काउंट करते हैं कि हमें फैसिलिटीज़ वगैरह जब मिलती हैं, लंगर की फैसिलिटी मिलती है, रहने की फैसिलिटी मिलती है, तब काउंट करते हैं यात्रा ऑफिशियल। उसके हिसाब से जिस दिन रखड़ी होती है उससे अगले दिन ही यात्रा स्टार्ट हो जाती है मणिमहेश की, और वो राधा अष्टमी तक कंटिन्यूस आपको चलती है, जिसमें आपको लंगर, रहने खाने पीने की सारी फैसिलिटी मिलने लग जाती है। अब आपको ये बता देता हूँ क्यों ऐसा है कि जो सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कृष्ण जन्माष्टमी को, मगर जो यात्रा ऑफिशियल कब स्टार्ट हो जाती है, रखड़ी से अगले दिन, जो कि एक हफ्ते के करीब पहले होती है कृष्ण जन्माष्टमी से। क्योंकि ऐसा होता है, राखी के दिन अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाती है, तो राखी से 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो अमरनाथ यात्रा में लगने वाले लंगर हैं वो वहाँ से समेटने लग जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने आधे से ज़्यादा लंगर मणिमहेश यात्रा में उन्हीं के लगते हैं जो अमरनाथ यात्रा में लंगर लगाते हैं। तो उन्होंने लंगर वापस लेकर जाना है, ऐसे सामान तो अपने वापस तो लेकर जा नहीं सकते जहाँ पर उन्होंने जाना है, क्योंकि उनको मणिमहेश यात्रा के लिए फिर से आना है। तो इसलिए वो जो सारा सामान है अपने लंगर का वो सीधा मणिमहेश यात्रा के लिए ले आते हैं। इसलिए जो रखड़ी से अगला दिन है तभी मणिमहेश में लंगर लगने लगे जाते हैं। तो लंगर लगने लगे जाते हैं तो सारे रास्ते में फैसिलिटीज जो रहने के लिए है, टेंट वगैरह वो सारे लगा देते हैं जो लोकल लोग हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया यहाँ आने का बेस्ट समय क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपका कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा को छोड़ दें तो बाकी सभी जो कैलाश यात्राएं हैं बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। खर्चा इसमें ज़्यादा नहीं होता, मेन तो अपना जोर लगता है जो हमारे चलने में लगेगा। तो इसलिए ये यात्रा बहुत महंगी नहीं है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हो तो आपको 4-5 हज़ार में आप बिल्कुल आराम से ईजिली आपका गुजारा हो सकता है और आपको बहुत अच्छे दर्शन भी होंगे। पहले तो आपने हड़सर तक बसेस वगैरह से पहुंच जाना है, जिसमें आप लगा लीजिए आने जाने का आपका 1000-1200 रुपये लग जाता है पर पर्सन का। ठीक है। उसके बाद रहने का आपको मैंने बता दिया, हड़सर में रहते हो 300 रुपये के करीब हो गया। उसके बाद आगे आप रहते हो गौरीकुंड के पास रहते हो तो 400 रुपये उसके हो गया। फिर वापसी में आपका मतलब 1000-1500 रुपये आपका इसका हो गया, 2000 रुपये के करीब हो गया। आपका खाने पीने का कोई खर्चा 1% नहीं है। इसके अलावा आपको कोई खर्चा बचा ही नहीं। जब मैं गया था तो मेरे 1200 रुपये लग गया था बस। हम दोस्त गए थे गाड़ी पे, तो मेरा सिर्फ 1200 रुपये लगा था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा लीजिए 2000-3000 हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। मगर किस सिचुएशन में खर्चा बढ़ सकता है, जैसे श्रीखंड कैलाश और किन्नर कैलाश में घोड़े, पिट्ठू, पालकी की कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है, ना ही हेलीकॉप्टर की सर्विस अवेलेबल है, तो वहाँ पे खर्चा इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं होता। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको अमरनाथ यात्रा की तरह हर फैसिलिटी मिलेगी। आपको घोड़े की फैसिलिटी मिलेगी, पिट्ठू की फैसिलिटी मिलेगी और हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी भी मिलती है। तो इस हिसाब से आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया खर्चा कितना आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ किन को जाना चाहिए। और दोस्तों, जो लास्ट ईयर तक इसकी कोई लिमिट नहीं थी, मणिमहेश यात्रा कोई भी कर सकता है, कोई एज फैक्टर नहीं था। मगर इस साल से मणिमहेश जो ट्रस्ट है उसने एज का रखा है, जो कि 18 साल से लेकर 75 साल तक है। इसके अलावा आपको ये भी कहना चाहूँगा, जो ये चढ़ाई है वो अमरनाथ यात्रा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टफ है। मगर अगर हम बात करेंगे श्रीखंड कैलाश और किन्नर कैलाश की, तो ये उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ईजी यात्रा है। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहता उनके मुकाबले। अगर आपको ज़्यादा चलने में दिक्कत हो तो आप घोड़े वगैरह की फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। अगर आप अच्छा चलने वाले हो तो आप पैदल ही जाएँ। मगर तब भी आपसे रास्ते में आपको लगता है कि आप नहीं चल पाओगे, तो घोड़े की सर्विस आपको पूरे रास्ते में मिलेगी, आप जब मर्जी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया किनको जाना चाहिए। अब बात करते हैं सिम वहाँ पे कौन सा काम करेगा। यही एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी यात्रा का, कि वहाँ पे हमारे सिम चलेगा कि नहीं चलेगा, नेट चलेगा कि नहीं चलेगा। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नेट के बिना आज के टाइम में ज़िंदगी नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा
कि भरमौर तक आपके हर कंपनी का, किसी भी कंपनी का प्रीपेड है, पोस्टपेड है, सारे नेटवर्क पूरे आएंगे। मगर जब आप भरमौर से आगे आगे हडसर में फ़िलहाल सिर्फ बीएसएनएल काम करता है, चाहे वो प्रीपेड है चाहे पोस्टपेड है, मगर उसके अलावा और किसी कंपनी का कोई सिम काम नहीं करता। तो आप इसके हिसाब से आपने चलना है। और जब आपने हडसर क्रॉस कर जाना है, आगे मणिमहेश यात्रा स्टार्ट कर देनी है, फिर आगे किसी भी सिम का कोई नेटवर्क नहीं आता, तो आपने 2 दिन नेटवर्क के बिना ही रहना है। दोस्तों इसके बाद अब आ गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो दोस्तों जो मणिमहेश यात्रा की रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है monimaheshYatra.hp.gov.in है, और आप वहां से जाकर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि मणिमहेश यात्रा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आए आई बटन को दबाकर वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि आप उससे देकर अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये दोबारा से कहना चाहूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है कि एक दिन में इससे ज़्यादा यात्री दर्शन नहीं कर सकते। तो आप आराम से जिस दिन आपने जाना है उसके हिसाब से अपनी आराम से मेडिकल करा के बुकिंग करा लें, ताकि आपको वहाँ जाकर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो तो आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग भी एडवांस में करानी बेस्ट रहेगी, अगर आप अप डाउन करना चाहते हैं। इसके लिए 2 कंपनियां जो हैं सेलेक्ट की हैं मणिमहेश ट्रस्ट ने, जो दोनों की दोनों मेंशन है उनकी वेबसाइट पर। मैं उनमें से एक हेलीकॉप्टर बुकिंग की वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने मेरी हेलीकॉप्टर बुकिंग की वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आए आई बटन को दबाकर वो वीडियो भी जरूर चेक कर लें। आप उससे देकर अपनी ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब आपको मैं बताता हूँ पैदल रास्ते में आपने क्या क्या कैरी करना है। दोस्तों कोई भी हम जब पैदल ट्रैकिंग करने जाते हैं तो सबसे मेन यही रहता है हमारे बैग का वेट। अगर बैग का वेट हमारा कम ज़्यादा हो गया तो हमें रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रबल आने वाली है, क्योंकि पैदल रास्ते में हमारा खुद का वज़न भी हमसे संभाला नहीं आता, और साथ में अगर बैग का वज़न भी है तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए बैग का वेट बहुत ध्यान से बनाना है, ताकि अगर आपको पैदल रास्ते में दिक्कत ना आए। पहले तो आपको ये बता दूँ, जैसे आप एक्स्ट्रा सामान लेकर जाते हो तो आपने रखना किधर है, आपको पहले ये बताता हूँ। तो क्लोक रूम वहाँ पे नहीं होते हैं। वहाँ पे आपने अगर सामान रख के जाना है तो आपको पर पर्सन का रेंट खर्चना पड़ेगा। जैसे अगर आप हडसर में अपना सामान रख के जाना चाहते हो तो आपको जैसे 300-400 रुपये पर पर्सन का रेट है, तो आपको इतना वहाँ पर देना पड़ेगा, पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा, तो आपको बैग रख लेंगे। मगर अगर इस साल ऐसी कोई फैसिलिटी क्लोक रूम की स्पेशली वहाँ पे स्टार्ट कर दी गई हो तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जो लास्ट ईयर तक था ऐसे ही चलता था जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ऐसी कोई फैसिलिटी ऐड हुई हो तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने फॉलोअर्स को आगे गाइड कर सकूं इसके बारे में। जैसे अब आगे बात कर रहे थे पैदल रास्ते में क्या क्या लेकर जाना है, तो दोस्तों जितना बैग हल्का होगा आपको उतना अच्छा रहेगा, इसलिए आपने कोई भी अननेसेसरी सामान साथ में कैरी नहीं करना। आपको बता दूं, जो पैदल रास्ता है अगर आप दिन में तय करोगे तो आपको गर्मी ही रहेगी, तो आपने सर्दियों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं लेकर जाने। आप जहाँ पर रात को रहोगे तो आपको वहाँ पे पूरे अरेंजमेंट मिल जाएंगे कंबल वगैरह के, इसलिए आपने रास्ते में कोई भी कंबल वगैरह या कोई भी लोई वगैरह ऐसा कुछ कैरी नहीं करना, इससे आपका सिर्फ बाहर बढ़ेगा। ना आपने कोई अम्ब्रेला कैरी करनी है, आपने सिर्फ रेनकोट लेना है, एक जैकेट ले लें। अगर जैकेट के बिना भी आप सार सकते हो, अगर जैसे ठंड हो जाती है शाम के टाइम, रात के टाइम, तो आप बरसाती से अगर गुजारा कर सकते हो तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। आपने साथ में एक सूट कैरी करना है जो आपने वहाँ पे माथा टेकने के बाद डालना है, और उसके अलावा आपने एक ट्रैकिंग वाले शूज़ लेकर जाने हैं। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं है। और दोस्तों मैंने इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, अमरनाथ यात्रा जब जाते हुए आपने क्या क्या सामान कैरी करना है, तो वो वीडियो परफेक्ट वीडियो इसके लिए भी सेम ही है, क्योंकि इसमें भी वैसा ही ट्रैक रहता है, तो इसलिए वो वीडियो यहाँ पर अच्छी काम कर जाएगी। तो ऊपर आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक छोड़ रहा हूँ, आप उसको क्लिक करें, आपको एक एक चीज़ की डिटेल अच्छे से मिल जाएगी, आपको क्या कैरी करना चाहिए क्या नहीं कैरी करना चाहिए, आप उसके हिसाब से चलें। आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहेगी और आप पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा सामान का, जिससे आप चलने में बिल्कुल ईजिली चल पाओगे। ये तो हो गया पैदल रास्ते पे आपने क्या क्या कैरी करना है। अब इसके बाद आपको मैंने ट्रैक की इन्फॉर्मेशन देनी है, और उससे पहले आपको ये बता दूं कि आप मणिमहेश कैलाश यात्रा पे गए हो तो आप कहाँ कहाँ और जा सकते हो। मणिमहेश यात्रा के बाद या पहले कौन कौन से प्लेसेस देख सकते हो आप, उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों जो आपने मणिमहेश कैलाश यात्रा सबसे पहले तो भरवानी माता मंदिर माथा टेक के ही स्टार्ट करनी है।
परंपरा है वो यही है कि आपको पहले ब्रह्माणी माता का मंदिर माथा टेकना पड़ेगा, उसके बाद आपने मणिमहेश यात्रा स्टार्ट करनी है। अगर आप ब्रह्माणी माता मंदिर जाना चाहते हो तो आपका भरमौर से 6 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी पर माता का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर नहाने के लिए एक छोटा सा कुंड भी बना हुआ है, तो बहुत से यात्री वहाँ पर नहाते भी हैं, तो आप भी वहाँ पर नहा सकते हैं और फिर माता का वहाँ पे आशीर्वाद लेना है। वहाँ जाने के लिए टैक्सीज भी जा सकते हैं, आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। तो एक तो भरवानी माता मंदिर हो गया, वहाँ पे आप जा सकते हैं, जो विजिटिंग प्लेस हो गया या धार्मिक स्थान हो गया। उसके बाद 84 टेम्पल है जो भरमौर में ही है, आपके रास्ते में ही आएगा 84 मंदिर। वहाँ पर 84 सिद्ध लोग आए थे जिसमें भोले बाबा उनके लीडर थे, तो वो 84 टेम्पल आप वहाँ पर भी माथा जरूर टेकें। उसके बाद जो खजियार या डलहौजी हम कह लें, डलहौजी जो कि वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो आपके जाते हुए भी रास्ते में आता है और वापसी में भी वो प्लेस रास्ते में आता ही आता है। तो आप खजियार और डलहौजी अपना विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपका एक धार्मिक ट्रिप भी हो जाएगा और आप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी अच्छे से कवर कर लोगे। तो दोस्तों ये आप प्लेसेस इसके साथ साथ विजिट कर सकते हैं। मगर आपको ये भी कहना चाहूँगा, जब आप जाते हुए तो आप में एनर्जी होती है, तो आप कोशिश करें जाने से पहले ही जाते जाते ये प्लेसेस कवर कर लें, क्योंकि जब आप वापसी आते हो तो आपकी खलियाँ वगैरह पड़ जाती हैं टांगों में, तो फिर वापसी में आगे जाना, खजियार वगैरह घूमना, फिर उसमें मुश्किल आ जाती है। तो इसलिए आपको सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप जाने से पहले ही यहाँ इन सब जगह पर अपना घूम लें। तो दोस्तों ये तो हो गया इसके आसपास के विजिटिंग प्लेसेस। तो अब आपको मैं ट्रैक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बता दिया है, हडसर से ट्रैक स्टार्ट होता है जो कि 13 से 14 किलोमीटर का है। तो इस ट्रैक में आपके साथ साथ एक नदी चलेगी कि जिसका नाम बुद्धिल है। आपको ये पूरे रास्ते में रहेगी, कहीं कहीं इसका फ्लो बहुत अच्छा तेज काफ़ी हो जाता है और कहीं कहीं पे इसकी झरने गिरते हैं। आपको ग्रीनरी बहुत सारी मिलेगी और जो ये बुद्धिल रिवर है ये आपका रास्ता और बढ़िया करते रहेगी। तो जो ये रास्ता है 13-14 किलोमीटर का रास्ता, इसकी बस एक स्पेसिफिकेशन है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, कंटिन्यूस चढ़ाई। आपने बस जब यहाँ से स्टार्ट कर दिया है हडसर से, उसके बाद आपको जो आगे 14 किलोमीटर शिव करोत्री है वहाँ तक सिर्फ आपने एक साथ खड़े चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। तो और वापसी में भी ऐसे रहता है, वापसी में आपने सिर्फ उतरते रहना है, उतरते रहना है। जाते हुए बिल्कुल चढ़ाई 100%, आते हुए बिल्कुल उतराई 100%। गौरीकुंड, गौरीकुंड से दो रास्ते आते हैं, एक तो राइट साइड को चढ़ाई चढ़ रही है, वो तो शिव करोत्री की है, तो आपको शिवकुंड में आपने दर्शन करने हैं, वहाँ पे नहाना है और वहाँ पर ही आपको मणि के दर्शन भी होंगे। गौरीकुंड से एक और रास्ता जाता है जो कि कमल कुंड को जाता है, जो कि वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। कमल कुंड वो स्थान है जो कैलाश पर्वत बना हुआ है मणिमहेश यात्रा में, जो कैलाश का वो बेस है, तो वहाँ पे वो कुंड बना हुआ है, इसलिए उसे कमल कुंड कहा जाता है। तो वहाँ पर भी स्नान की बहुत महत्ता है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप कमल कुंड जरूर जा सकते हैं। अगर आप नहीं भी कमल कुंड जाना चाहते तो आप कोई बात नहीं, आप गौरी कुंड में माथा टेकिए, उसके बाद शिव करोत्री में रात को जा कर रहें और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में मणि दर्शन कीजिए और वहाँ पे स्नान कीजिए। वहाँ पर स्नान ठंडे पानी से ही करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा। आपने उस शिव करोत्री में ही नहाना है और आपको ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। मगर आपको कहना चाहूँगा वहाँ के जल में नहाकर मज़ा आ जाता है, ऐसा लगता है कि धन्य धन्य हो गए। तो वहाँ पे आपने नहाकर अपना बाहर आना है। तो आपने उसके बाद नहाकर वहाँ पर माथा टेकने के लिए भोले बाबा की मूर्ति बनी हुई है, वहाँ पर आपने माथा टेकना है और वापस आ जाना है। दोस्तों आपको कुछ बातें और बताना चाहूँगा। एक तो जो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात है जो कई लोग फॉलो नहीं करते, मैंने वहाँ पर देखा है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको कहना चाहूँगा आपने तो ऐसा करना नहीं है, जो आप देखते हो कहीं किसी को ऐसा कुछ करते हुए तो आपने उनको कहना है ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। वो ये है कि वहाँ पे जो यात्री नहाते हैं वो नहाने के बाद अपने कपड़े वगैरह वहीं पे ही फेंक जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। इससे उस धार्मिक स्थान का अनादर होता है। आप जो भी अपने साथ क्लोथ्स लेकर गए हैं आपने उनको वापस ही साथ में लेकर आना है, और उनको अगर आप फेंकना भी चाहते हैं तो कहीं डस्टबिन में आप वापस हट आकर उसको फेंक सकते हैं, मगर वहाँ पर मत फेंकिए। उस एक तो जगह का अनादर है, उसके बाद वहाँ पे कोई भी उठाने वाला उसको नहीं आएगा, वो ऐसे ही कपड़े इधर उधर होकर पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो इसलिए आपने ऐसा कोई काम नहीं करना।
और आपको ये बताना चाहूँगा, आप जब पठानकोट कैंट क्रॉस कर जाओगे उसके बाद लंगर ही लंगर स्टार्ट हैं, बहुत सारे लंगर आएंगे। इसलिए आपका अमरनाथ यात्रा की तरह इस यात्रा में भी खाने पीने पर 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला। दोस्तों, अब मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है सारी की सारी मणिमहेश यात्रा के बारे में। आप चाहे 2022 में जाएं, चाहे आप 2032 में जाएं, तो ये वीडियो हमेशा ओवरऑल काम करेगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गया तो, ताकि सभी यात्रियों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मेरे चैनल को जरूर ऐसे ही प्यार देते रहें। तो दोस्तों, दोबारा से कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्द आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।